बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम ए मॉडल ऑफ एब्नॉर्मेलिटी के एपिसोड नंबर 2 पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जी द साइकोडायनामिक मॉडल के ऊपर, जो कि साइकोडायनामिक मॉडल एब्नॉर्मेलिटी का है सेकंड मॉडल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में क्या क्या है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी हाउ डिड फ्रॉइड एक्सप्लेन नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल फंक्शनिंग। सेकंड पे मैं आपको बताऊँगी हाउ टू अदर साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशन डिफर फ्रॉम फ्रॉइड, यानी कि अदर जो फ्रॉइड ने के अलावा जो साइकोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह फ्रॉइड से डिफ़र करती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि जी इसके अंदर कौन-सी थेरेपीज़ हैं, साइकोडायनामिक्स की टेक्निक्स हैं। और फोर्थ नंबर में आपको बताऊँगी कि कितना ज़्यादा ये मॉडल स्ट्रेंथफुल है और इसकी कितनी वीकनेसेस है, यानी हम इस मॉडल को असेस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब सबको पता है कि द फाउंडर ऑफ साइकोडायनामिक्स जो हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने जी सबसे पहले साइकोडायनामिक्स को डिस्कवर किया था और साइकोडायनामिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। अब ये जो मॉडल है ये ओल्डेस्ट है और मोस्ट फेमस साइकोलॉजिकल मॉडल है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, जिसको साइकोडायनामिक मॉडल कहते हैं। ठीक है जी। अब साइकोडायनामिक मॉडल इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट अ पर्सन बिहेवियर वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल इज डिटरमिन्ड लार्जली बाय अंडरलाइंग डायनामिक ट्रेड्स इंटरैक्टिंग psychological forces he or she is not aware. Abnormal symptoms are the result of conflict among these forces. अब जो साइकोडायनामिक मॉडल था वो ये बात करता था कि अगर हमारे बिहेवियर में, किसी पर्सन के बिहेवियर में नॉर्मल या एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो इस वजह से आती है कि उसके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं और साइकोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं कुछ ऐसी जिससे वो अनअवेयर होता है और उनकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। ठीक है। और एबनॉर्मलिटी जो है वो एक सिम्टम है इन फोर्सेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि इन फोर्सेस के दरमियान एक लड़ाई का एबनॉर्मलिटी सिम्टम है। अच्छा जी, हाउ डिड फ्रॉइड एक्सप्लेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग, यानी कि फ्रॉइड ने किस तरह से नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्क्राइब किया। सबसे पहली बात, फ्रॉइड आर्ग्यू दैट द ऑल बिहेवियर वाज कॉज्ड बाय थ्री अनकॉन्शियस फोर्सेस। फ्रॉइड का ये मानना था कि हमारे अंदर तीन ऐसी अनकॉन्शियस फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे सारे बिहेवियर्स को कमांड करती हैं। सबसे पहली फोर्स उन्होंने बताई थी इड की। इट जैसे कि आपको पता है कि ये प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, यानी कि ये हमारी वो ख्वाहिश है जिसको हम हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इट्स कंप्रोमाइज ऑन द इंस्टिंक्टल नीड एंड द ड्राइव एंड इम्पल्स। इट इज़ सेक्सुअल एंड द फ्यूल्ड बाय लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी, यानी कि जी ये जो होती है ये हमारी इंस्टिंक्शनल नीड होती है। इसके अलावा ये हमारे किसी किस्म की ड्राइव और इम्पल्सिव मतलब इम्पल्सिव हमारे अंदर क्रिएट करती है और इससे जो होती है साइकिक एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी जो है वो हमारे अंदर इड से क्रिएट होती है। जी, इसके बाद हमारे पास है द ईगो। द ईगो इज़ गवर्नड बाय द रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। इट सीक ग्रेटिफिकेशन बट गाइड अस नो हाउ वी कैन एंड कैन नॉट डू एंड एक्सप्रेस आवर विशेस, यानी कि ये हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी विशेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, ग्रेटिफिकेशन है, खुशी है, उसको हासिल कर सकते हैं। पहली बात जी, ईगो जो होती है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एंजाइटी। ईगो के डिफरेंट किस्म के 6 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से हम एंजाइटी से बच जाते हैं। इसके अलावा जी दीज मेक डिफेंसेस इंक्लूडेड डिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटेलेक्चुअलाइजेशन एंड रिग्रेशन। ये जी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी किस्म की अनवांटेड सिचुएशन से एस्केप करने के लिए या फिर उससे जो है बचने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो इनको जो है ईगो गवर्नर करती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो सेल्फ डिफेंस है या हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनको हमारी ईगो कमांड करती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। अब हम बात करेंगे जी सुपर ईगो की कि सुपर ईगो क्या चीज़ होती है। सुपर ईगो इज कंसीडर द मोरल सेंटर ऑफ द साइकी एंड इज गाइडेड बाय द मोरालिटी प्रिंसिपल। अब जी ये हमारी सारी मॉरल साइकी की जो है वो क्या करती है, एनर्जी कहलाती है सुपर ईगो। अब ये क्या करती है कि ये मोरालिटी के ऊपर काम करती है, मॉरल्स के ऊपर काम करती है, वैल्यूज़ के ऊपर काम करती है, एथिक्स के ऊपर काम करती है। इट इज़ ऑल्सो कार्ड आ कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस इज अडॉप्टेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, यानी कि ये हमारा कंसाइंसिस कहलाती है। कंसाइंसिस मतलब कि हमारा ज़मीर कहलाती है और ये हमारे जो है पेरेंट्स से अनकॉन्शियसली हम ऑब्टेन करते हैं या उनसे अडॉप्ट करते हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड के 3 कॉन्सेप्ट थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसके बाद जी साइकोडायनामिक मॉडल में एक बात ये भी आती है, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड दीज 3 पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी आर ऑफन इन सम डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब वो ये बात कहता है कि ये जितने भी पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, इनमें अक्सर औकात जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जो कि हमारे अंदर एबनॉर्मलिटी को कॉज करता है। A healthy personality is one which an effective working relationship and acceptable compromises had formed among these forces, यानी कि ये तीनों फोर्सेस जब एक आराम से, एक सुकून से, एक समझौते के तौर पर एक इंसान के अंदर काम करती हैं तो वो हेल्दी पर्सन होता है, उसकी पर्सनैलिटी हेल्दी होती है और वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो क्या होगा।
इफ़ द इड ईगो एंड सुपर ईगो आर इन एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर इनके दरमियान कोई बहुत संजीदा लड़ाई हो जाए या इनके दरमियान कोई कोई चीज़ ऐसी हो जो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, द पर्सन बिहेवियर में ऑल्सो साइन ऑफ डिसफंक्शन, यानी कि जिस बंदे के अंदर जो है वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी या ये तीनों फोर्सेज जो होंगी वो कॉन्फ्लिक्ट में होंगी, तो वो जो होगा डिसफंक्शनिंग के साइन को शो करेगा, यानी एबनॉर्मलिटी उसमें काज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जी सिगमंड फ्रॉइड के मॉडल का एक और जो है पर्पस वो ये बताता है कि फ्रॉइड प्रपोज दैट द ह्यूमन मस्ट negotiate 5 stages of psychosexual development in their journey to adulthood। फ्राइड ने ये बात कही थी, इसका मेरे चैनल पे आपको एक पूरी थ्योरी भी मिल जाएगी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। उसमें मैंने ये सारी स्टेजेस जो हैं वो डिटेल वाइज बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि हमारी जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो 5 स्टेजेस पर कॉम्प्रोमाइज़ करती है। यानी कि सबसे पहली जो है वो ऑरल होती है जो 0 से 8 मंथ होती है। फिर एनल स्टेज होती है। एनल स्टेज में क्या होता है कि ये जो होती है 18 मंथ से 3 ईयर तक होती है। फिर फैलिक आती है 3 to 5, फिर लेटेंट आती है 5 to 11, और जेनिटल जो होती है वो 12 टू एज ऑफ एडल्टहुड। यानी कि ये हमारी 5 स्टेजेस होती हैं जिनके ऊपर से हम गुजर कर अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हैं फ्रॉइड के मुताबिक। ये फ्रॉइड की थ्योरी है जिस पर उन्होंने बताया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद जी फ्रॉइड बिलीव दैट ईच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट न्यू इवेंट एंड प्रेशर्स रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द ईगो, इड एंड सुपर ईगो। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर क्रिएट होते हैं। तो क्या करना होता है कि प्रेशर्स जो होते हैं वो करते हैं रिक्वायरमेंट को एडजस्टमेंट, मतलब वो रिक्वायर करते हैं एडजस्टमेंट को। अब एडजस्टमेंट कहाँ पे होनी है? हमारी इड में, हमारी ईगो में, सुपर ईगो में, ठीक है। इफ़ वन इज सक्सेसफुल नेगोशिएटिंग दीज स्टेजेस ही एंड शी विल अचीव पर्सनल ग्रोथ। यानी कि अगर वो कहते हैं कि हमारे अंदर ये सारी जो स्टेजेस थी इनको प्रॉपरली कंप्लीट किया जाए या फिर इनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाए, जो बंदा होता है वो हेल्दी हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो होती है इन तीनों पावर्स की जो फोर्सेस हैं इनके दरमियान निगोसिएशन रहती है, एक्टिव पार्ट प्ले करती हैं, ठीक है। If one is unsuccessful, fixation will occur at the developmental stage and will lead to the psychological abnormality। और वो ये बात करता है कि अगर फिक्सेशन हो जाए किसी एक स्टेज पर भी, फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती पाती एक स्टेज में, तो वहाँ पर वो जो बच्चा होता है या वो जो इंसान है वो फिक्स हो जाता है। उसको जो है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए मुश्किल होती है। जो फिक्सेशन है वो बेसिकली एबनॉर्मलिटी को कॉज कर देती है। As parents are the key environment figure in the early life, they often are seen as the causes of improper development। अब वो कहता है कि पेरेंट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो अपने बच्चे की तरफ सही से तवज्जो नहीं देते और उसमें फिक्सेशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके डिफरेंट बिहेवियर्स में एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाएगी। एक बात उसने यहाँ पे बता दी कि अगर ये सारी स्टेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट होती हैं तो हमारे अंदर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और मतलब थ्रू आउट द लाइफ चलते रहते हैं। लेकिन जी हमारे अंदर डिफरेंट इवेंट्स भी होते रहते हैं। अब इवेंट्स होंगे, अगर हम इन मैकेनिज्म को सही से यूज़ करेंगे, इनकी जो पर्सनैलिटी हमारे अंदर पर्सनैलिटी है उसको सही से कैरी करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी नॉर्मल बिहेवियर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एक स्टेज पर हम फिक्स हो गए या हमारे अंदर इन दीज फोर्सेस के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो अनलकीली हम जो है एबनॉर्मल बिहेवियर्स का शिकार हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम बात करते हैं हाउ डू अदर साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशन डिफर फ्रॉम फ्रॉइड, यानी कि साइकोडायनामिक की डिफरेंट जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्रॉइड से किस तरह से डिफर करती हैं। सबसे पहली बात ये है कि ऑल्दो न्यू थ्योरिस्ट डिपार्ट फ्रॉम द फ्रॉइड आइडिया इन important way, each retain the belief that human functioning is shaped by dynamic forces, interacting forces। अब जी साइकोडायनेमिक्स का बेसिकली मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ इंटरेक्टिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, जिनको डायनामिक रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि डिफरेंट जो थ्योरिस्ट हैं वो इस चीज़ पर बिलीव तो करते हैं कि हमारे अंदर जो है वो डिफरेंट इंटरेक्टिंग फोर्सेस मौजूद हैं। लेकिन जी ईगो थ्योरिस्ट एम्फसाइज दैट द रोल ऑफ द ईगो एंड कंसीडर इट इंडिपेंडेंट एंड मोर पावरफुल देन फ्रॉइड डिड। फ्रॉइड वो कहते हैं कि ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो ईगो के थ्योरिस्ट हैं वो इस चीज़ को मतलब कि क्लेम करते हैं कि जो हमारी ईगो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जितना कि फ्रॉइड ने बताया है उससे ज़्यादा पावरफुल होती है। इसके अलावा जी सेल्फ थ्योरिस्ट एम्फसाइज दैट द यूनिफाइड पर्सनैलिटी ओवर वन एनी कंपोनेंट, यानी कि वो बताते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो यूनिफाइड है, उसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरिस्ट एम्फसाइज दैट ह्यूमन नीड फॉर हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन चिल्ड्रन एंड केयर गिवर्स। अब जो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरिस्ट हैं वो इस चीज़ पर एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमन की नीड है कि वो हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करे जो कि उसके चिल्ड्रन और केयर गिवर के दरमियान होता है। यानी कि स्पेशली जो केयर गिवर और चिल्ड्रन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट में, ठीक है। ये जो पर्सपेक्टिव है वो कौन कहते हैं
ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि ईगो पर भी उन्होंने मतलब एतराज़ किया, और दूसरी बात ये है कि सेल्फ थ्योरिस्ट जो कहते हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो एक है, उसके अंदर कोई कंपोनेंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन फ्राइड ने कहा था कि उसके अंदर 3 कंपोनेंट मौजूद हैं। इसके अलावा फ्राइड ने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन अ केयर गिवर और अ चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी थेरेपीज़ की तरफ, यानी कि साइकोडायनामिक्स कौन-कौन सी थेरेपीज़ हैं और इनका क्या-क्या मकसद है, इनमें क्या-क्या थेरेपीज़ और टेक्नीक यूज़ होती हैं, आज मैं आपको इनके बारे में बताऊँगी। पॉइंट इसका ये है जी, दीज थेरेपी रेंज फ्रॉम फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस टू मोर मॉडर्न थेरेपीज़, यानी कि ये जो थेरेपीज़ हैं, ये फ्रॉइडियन थेरेपीज़ के अलावा मॉडर्न थेरेपीज़ भी कंटेन करती हैं, यानी कि जो हमारे पास साइकोडायनामिक्स की थेरेपीज़ हैं वो डिफरेंट, उनकी रेंज है, वाइड रेंज। दूसरा पॉइंट इसका ये है जी, ऑल साइकोडायनामिक थेरेपी सीक टू अनकवर पास्ट ट्रॉमा, यानी कि जो पास्ट ट्रॉमा है उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जी इनर कॉन्फ्लिक्ट जो मौजूद हैं उनको डिस्कवर करना, बिलीव दैट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। फ्रॉइड का बिलीव था कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वही हमारी एडल्टहुड पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं या हमारे बिहेवियर्स पर असरअंदाज होते हैं। तो इन चीज़ों में 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता था, यानी कि जो साइको डायनामिक्स की थेरेपीज़ हैं उनमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता था, पास्ट इवेंट्स पर, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स पर और उसके अलावा अर्ली लाइफ पर। तीसरा पॉइंट इस थ्योरी का ये है कि द थेरेपिस्ट एक्ट एज एन स्टेबल गाइड, यानी कि जो थेरेपिस्ट थे वो क्या करते हैं, एज अ स्टेबल गाइड एक्ट करते हैं, यानी कि गाइड के तौर पर एक्ट करते हैं। बाकी बंदा जो है वो खुद से डिस्कवर करता है। साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट यूटिलाइज वेरियस टेक्निक इंक्लूडिंग, ये जो है मैं नेक्स्ट में आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं। पांचवा पॉइंट इसका ये है, कंटेम्प्रेरी साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट ऑल्सो में use short-term dynamics or relational psychoanalytic approach to therapy rather than more traditional but longer intense psychoanalysis। यानी कि जो contemporary psychodynamics therapist हैं वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म डायनामिक्स के ऊपर और रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करते हैं, ताकि जो है वो थेरेपी को अप्रोच किया जा सके, जाके ना कि ट्रेडिशनली और लॉन्गर वे में उसको क्या है अप्रोच किया जा सके, यानी कि कुछ कुछ उसका पार्ट जो है वो अप्लाई करके वो एनालिसिस कर सकते हैं। हम बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो कि थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहली टेक्निक जो है वो है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन टेक्निक, टेक्निक इन विच अ पेशेंट डिस्कवर एनी थॉट, फीलिंग, इमेज दैट कम टू माइंड इवन इट इज़ नॉट सीम अनइम्पॉर्टेंट और इररेलेवेंट। यानी कि जी इसमें क्या होता है कि फ्री एसोसिएशन टेक्निक में पेशेंट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी इमेज को, किसी भी थॉट को, किसी भी फीलिंग को, ताकि वो उसके माइंड में जो भी फ़ौरन से आती है, ठीक है। ये क्या होता है कि अनइम्पॉर्टेंट और इररेलेवेंट थॉट जो होते हैं उनको वो आसानी से एसोसिएट करके मतलब कि रिमूव कर सकता है, उनको अपने अंदर से निकाल सकता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशंस होती हैं डिफरेंट किस्म की, कि थेरेपिस्ट जो है वो डिफरेंट इश्यूज़ को किस तरह से एड्रेस करता है। सबसे पहली बात ये है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, अनकॉन्शियस रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट फुली इन द थेरेपी, यानी कि क्लाइंट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है ये भी देखी जाती है साइको एनालिसिस के दौरान, कि क्लाइंट जो है वो कितना ज़्यादा रेजिस्ट करना है अपनी बात बताने में। दूसरी बात क्या है, ट्रांसपेरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A process that occur during therapy in which the patient act toward the therapist as they did or do toward important figure in their lives। यानी कि ट्रांसपेरेंस एक किस्म की जो है वो बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान। अब इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो होती है डिफरेंट थेरेपिस्ट की इंटरप्रिटेशंस पे अफेक्ट डालती है। इसलिए ट्रांसपेरेंस और रेजिस्टेंस इन दोनों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, और इनको जो है हल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी किस्म की इंटरप्रिटेशन में। उसके बाद जी ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी की जाती है साइको एनालिसिस में, अ प्रोसेस इन विच द थेरेपिस्ट एग्जामिन एंड मैनिफेस्टेट एंड लेटेंट कंटेंट ऑफ द पेशेंट ड्रीम, यानी कि पेशेंट्स के जो ड्रीम है उनको एनालाइज किया जाता है। ये देखा जाता है कि ड्रीम्स को किस तरह से जो पेशेंट है वो इंटरप्रेटेट कर रहा है और किस तरह से वो अपने कंटेंट को बता रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है थर्ड टेक्निक है, इसमें है कैथारसिस। कैथारसिस क्या टेक्निक होती है कि कैथारसिस द रिवीलिंग द पास्ट रिप्रेस्ड फीलिंग इन ऑर्डर टू स्टेबल सेटल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवरकम प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारे अंदर जो पास्ट कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हमारे अंदर रिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको सेटल डाउन करना, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना जो है वो कैथारसिस कहलाता है। कैथारसिस जो है वो एक साइकोडायनामिक अप्रोच है, ये साइकोडायनामिक टेक्निक है। इसके अलावा जी थर्ड वन जो है वो है वर्किंग थ्रू क्या है, द प्रोसेस ऑफ फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट, री इंटरप्रिटेटिंग फीलिंग एंड ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स। इसमें वर्किंग थ्रू का मतलब होता है कि जो फॉलो अप हम देते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट जब आते रहते हैं टू ड्यूरिंग द थेरेपी भी ही, उसमें भी क्या कहता जाता है, री इंटरप्रिटेशन की जाती है दोबारा से फीलिंग्स की, यानी कि अगर कोई एक चीज़ आ रही है वो दोबारा जब अकर होगी तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा पेशेंट का, वो भी देखा जाता है, और इसके ऊपर वर्किंग करके हम इवेंचुअली जो है उसको प्रॉब्लम को
ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये थी सारी टेक्निक। इसके बाद हम देखते हैं असेसिंग द साइकोडायनामिक मॉडल, यानी कि हम साइकोडायनामिक मॉडल को असेस करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या हैं। चलिए जी, हम स्ट्रेंथ पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जो है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल, द साइकोडायनामिक मॉडल वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड ट्रीटमेंट। यानी कि ये पहला मॉडल है जिसने साइकोलॉजिकल थ्योरीज और ट्रीटमेंट को जो रिकॉग्नाइज करवाया, उनको इंपॉर्टेंस दिलवाई। दूसरा ये जी, दिस मॉडल डिस्क्राइब एबनॉर्मल फंक्शनिंग एज रूटेड इन द सेम प्रोसेस एज नॉर्मल फंक्शनिंग। यानी कि इन्होंने बेसिक रूट्स बताई हैं कि किस तरह से जो हमारा फंक्शन होता है वो नॉर्मल एक्ट करता है और किस तरह से वो एबनॉर्मल हो जाता है। यानी कि जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं फोर्सेस और थ्योरीज, उसमें आपने देखा कि किस तरह से हम एबनॉर्मल बिहेव करते हैं और किस तरह से हम नॉर्मल बिहेव करते हैं, किन फोर्सेस की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसके अलावा जी, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है, ये कहता है प्रोपोनेंट ऑफ दिस मॉडल वर द फर्स्ट टू अप्लाई थ्योरीज एंड टेक्निक्स सिस्टमेटिकली। यानी कि जो भी इसको पढ़ रहे थे या जो इसके प्रोपोनेंट थे साइकोडायनामिक्स के, उन्होंने प्रॉपर्ली सबसे पहले थ्योरीज और टेक्निक्स को सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया। ठीक है, अब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया तो उनका एक मोनोमेंटल इम्पैक्ट हुआ फील्ड के ऊपर। यानी कि उन्होंने बेसिकली ये सारी टेक्निक्स जो हमने पढ़ी हैं उनको अप्लाई किया तो उसमें बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट आया पूरी फील्ड के ऊपर, एबनॉर्मलिटी की फील्ड के ऊपर। अब हम देखते हैं इस मॉडल की वीकनेसेस क्या हैं। इस मॉडल की जी वीकनेसेस सिर्फ एक ही है जिसको वो बताते हैं जी। सबसे पहला क्रिटिक्स में ये बात क्रिटिसाइज की गई कि जो मॉडल प्रपोज किया गया है ये अनसपोर्टेड है और डिफ़िकल्ट है और इम्पॉसिबल है रिसर्च करने के लिए। यानी कि जो चीज़ें इसमें टर्म्स यूज़ की गई हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो और इसके अलावा जो जितनी भी स्टेजेस हैं, इनको ऑब्जर्व करना, इनको साइंटिफिकली रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। और अनकॉन्शियस फोर्सेस को डिस्कवर करना, ये उनको प्रैक्टिकली जो है वो मतलब प्रूव करना साइंटिफिकली बहुत मुश्किल है। ठीक है, दिस मॉडल एड्रेसेस द कंपोनेंट ऑफ फंक्शनिंग दैट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इनएक्सेसिबल टू ह्यूमन सब्जेक्ट। यानी कि ये अनकॉन्शियस में है ना, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, उन्होंने जितनी भी बात की है इड, ईगो, सुपर ईगो की, ये अनकॉन्शियस है, ये नज़र नहीं आती, ना हम इनको मेजर कर सकते, ना इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा वो है क्या स्पेक्टिकल बेस है, यानी कि ये प्रिजम्पशंस पर काम करता है। ठीक है, सो मच फॉर वॉचिंग। ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगैर ना जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, आप मेरे चैनल पर आने वाली हर अपडेट से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है साइकोलॉजी से रिलेटेड तो मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।